तो तुम्हारा 20th सेंचुरी बॉयज के 4th पार्ट में स्वागत है। तो इस पार्ट में हम कवर करेंगे चैप्टर 51 से 65 तक, यानी कि 15 चैप्टर्स। मैं बता रहा हूँ जितनी स्टोरी आगे जाएगी तुम्हें उतना ही ज्यादा मजा आएगा। और अगर तुमने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, मैंने एक डिस्कॉर्ड चैनल भी खोल दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन करो। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। यारे रिकैप। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि केंजी के घर उड़ने के बाद उसे अपनी बुक ऑफ प्रोफेसी मिलती है, जिसके बाद वो बैंकॉक से अपने दोस्त ओचो को, जो शोगन बनकर घूम रहा था, उसे वापस जापान बुलाता है, जहाँ उन्हें फ्रेंड अपना रोबोट दिखाता है। उसके बाद वो सारे दोस्त इकट्ठा होकर फ्रेंड के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार थे। और 31 दिसंबर 2000 को जैसा उसने कहा था, बिल्कुल वैसे ही ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। और अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। चैप्टर 51 to 55। अब जहां स्ट्रीट में लड़ाई चल रही थी थाई गैंग और चाइनीज गैंग के बीच, वहां काना आ जाती है। और उधर वहां उसकी फेवरेट रामेन की शॉप थी, जो कि गोलीबारी से डैमेज हो चुकी थी। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो जाकर उनके हाथ से गन छुड़ा लेती है। और फिर उन सबको बच्चों की तरह डांट कर समझाने लगती है कि गन को सही तरह से चलाते कैसे हैं। और उनसे कहती है आज के बाद यहाँ कोई लड़ाई दंगा नहीं होगा, और ज्यादा दिक्कत है तो अपने बॉस को यहाँ भेज देना मेरे से बात करने के लिए। फिर वो अंदर जाकर उस दुकानदार से रामेन बनवाती है और वो उससे कहती है पता है आपके रामेन का टेस्ट बिल्कुल उस दुकान जैसा है जो मैं बचपन में अंकल केंजी के साथ रामेन खाती थी। वो बंदा बताता है कि असल में वो शॉपकीपर मेरे टीचर थे और उन्हीं से मैंने सब कुछ बनाना सीखा है। और वो उन्हें ये भी बताता है कि उनकी मौत उस डिस्ट्रक्शन डे 31 दिसंबर 2000 को हुई थी। ये सुनकर काना शॉक हो जाती है। उसके बाद वहाँ थाई और चाइनीज लीडर आते हैं और उनके साथ बैठकर काना फिर रामेन खाती है। उसके बाद वो दोनों बात करके एक पीस ट्रीटी की मीटिंग स्केड्यूल करते हैं। जाते हुए थाई लीडर काना से कहता है काफी साल पहले जब मैं बैंकॉक में था तब वहाँ एक बंदा था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था और उसे भी लगता था कि गोलियां उसे कभी छू नहीं सकती। उसके बाद काना वहां जाती है जहाँ उन लोगों की ग्रेव बनी हुई थी जो भी 31 दिसंबर 2000 को मरे थे। और उधर ही वो अपने अंकल केंजी के लिए रामेन लेकर आती है। तभी वो देखती है कि वहाँ एक और बाल रखा हुआ था। तब उसे याद आता है कि उस दुकानदार ने कहा था कि कल एक कस्टमर आया था जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी बातें कर रहा था कि उसने भी मेरे टीचर की दुकान पर काफी पहले रामेन खाए थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिंजुकू सिटी के एरिया काबुकी की स्ट्रीट्स में पुलिस वालों को एक लाश मिलती है जिसके फेस पर शॉटगन से हमला करके उसका पूरा मुंह फाड़ दिया था। वहाँ एक प्रीस्ट आता है और उसका टैटू देखकर बोलता है ये बंदा तो एक चाइनीज माफिया है ली, इससे मेरी फोन पर बात हुई थी, ये सब कुछ छोड़ना चाहता था। वो कहता है कि भगवान के सामने तुम अपने पापों का पश्चाताप कर सकते हो, मैंने भी ऐसे ही किया था। फिर वो प्रीस्ट अपना टैटू दिखाता है कि वो भी पहले एक गैंगस्टर ही था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ काना काम करती थी और वहाँ एक कस्टमर के गिलास के तोड़ने की वजह से लड़ाई हो रही थी। तभी हमें डिटेक्टिव चोनो दिखाया जाता है जो आकर ओनर को ही हथकड़ी लगाए थे। अब काना को केंजी ने बहुत पहले एक बात बताई थी कि पुलिस वालों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि उस टाइम पर सब फ्रेंड के साथ ही मिले हुए थे और इसीलिए उसे पुलिस वाले ज्यादा पसंद नहीं थे। उसके बाद उसे गुस्सा आ जाती है और वो उसके चाटा मार देती है, जिसके बाद काना को रिमांड में लिया जाता है और वो उसकी जबरदस्ती हेड भी ले लेते हैं जो कि असल में केंजी के बचपन की हेड थी। उसके बाद हमें काना का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ युकीजी उसके टीचर से बात करके उसे जेल से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। अब जिस गैंगस्टर ली की मौत हुई थी डिटेक्टिव चोनो उसके फ्यूनरल में जाता है जहाँ बाकी के उसके साथी गैंगस्टर भी थे। उसके बाद चोनो का कलीग प्रीस्ट को बताता है कि इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला है कि जिसने ली को मारा था वो कल्प्रेट एक पुलिस यूनिफॉर्म में था, पर हमें लगता है कि वो नकली यूनिफॉर्म पहनकर कोई और था। वैसे आपको पता है कि ली की किस किस से दुश्मनी थी? वो कहता है ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन इतने साल माफिया के बिजनेस में रहकर मैंने कई कत्ल देखे, लेकिन आज तक किसी भी माफिया ने एज ए शॉटगन से किसी को बुरी तरह नहीं मारा। उसके बाद डिटेक्टिव ली काना से वही सेक्रीफाइस ग्रेव्स पर मिलता है और उसे बताता है कि मैं यहाँ अपने नाना की ग्रेव को विजिट करने के लिए आया था। डिटेक्टिव चोसान याद है वही जो उस वायरस से मरता रोड के बीच, उसी का पोता है ये। और फिर वो उसे उसकी हेड वापस करता है। अब अगले दिन युकीजी काना से मिलने उसके कमरे में आती है। तुम्हें पता है तुम्हारी नानी कितना परेशान हो रही है, तुम उधर से इधर चेहरा आ गई, उसके बाद तुम मेरे घर से भी भाग कर यहाँ रहने आ गई।
काना कहती आप मुझे अंकल केंजी के गाने रोड पर बजाने से मना करती थी। उसके बाद वो रिकॉर्डर में केंजी का गाना बजाने लगती है। युकीजी कहती है इस गाने को इतनी तेजी से मत चलाओ, और उनकी बहस में उनके नेबर्स परेशान हो जाते हैं, जिनसे फिर युकीजी माफी मांगती है और फिर वो उसे अपनी मांगा भी दिखाते हैं जिस पर वो काम कर रहे थे, कुछ लव कॉमेडी के ऊपर। उसके बाद उनकी मांगा पढ़कर युकीजी कहती है ये ना ही पैशनेट थी और ना ही इफेक्टिव। इसके अलावा मैं एक ड्रामेटिक स्टोरी पढ़ना चाहूंगी, द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड। उसके बाद वो दोनों मांगा कहीं जा रहे होते हैं और वो बात कर रहे थे कि उनके दोस्त ने भी ऐसी बंदे की कहानी लिखी थी जिसने वर्ल्ड को बचाया था, लेकिन फिर उसे जेल हो गई। दूसरा बंदा कहता है हम लव कॉमेडी पर एक काम करेंगे अगर हम फ्रेंड को डिसओबे नहीं कर सकते, और हमें दिखाया जाता है कि नेशनल डाइट बिल्डिंग के मेन डोर पर फ्रेंड का सिंबल बना हुआ है और कई सारे लोग वहीं जा रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि जिस दिन उस आदमी को मारा गया था उधर एक विटनेस था जिसने सब कुछ देखा था और उसे पता था कि कातिल कौन है। अब प्रेजेंट टाइम में पुलिस उस विटनेस को ढूंढ रही थी। फिर उस रामेन शॉप पर एक पुलिस वाला राउंड लगाने के लिए आता है और वो काफी स्वीट और काइंड पुलिस वाला था। काना कहती है मुझे नहीं पता था कि इतने अच्छे पुलिस वाले भी होते हैं। उसके बाद वहाँ डिटेक्टिव चोनो आता है और उनसे उस लड़की जिसका नाम ब्रेटनी है उसके बारे में पूछता है और उन्हें बताता है कि असल में यही विटनेस है और इसे पता है कि असली कातिल कौन है। और वो जो विटनेस है ना वो लड़का भी है और लड़की भी है, तो ब्रेटनी कर रही है या कर रहा है उसमें कंफ्यूज मत होना। उसके जाने के बाद शॉपकीपर काना से कहता है उसे ढूंढने को। काना अपने एक दोस्त की मदद से उसे ढूंढ लेती है और वो उन्हें बताती है कि उसने वो कत्ल होते हुए देखा था, लेकिन वो काफी डरी हुई थी पुलिस को गवाही देने के लिए क्योंकि असली में कातिल भी एक पुलिस वाला ही था। लेकिन फिर भी वो उसे हिम्मत करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं जहाँ उन्हें वही हम्बल और काइंड पुलिस वाला दिखता है, जिसे देखकर ब्रेटनी डर जाती है और काना से चुपचाप कहती है कि यही कातिल है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। चैप्टर 56 to 60। अब चोनो अपने नाना की फोटो के आगे बैठा कह रहा था कि क्या मैं कभी आपके जैसा एक लेजेंडरी डिटेक्टिव बन पाऊंगा। उसके बाद वो उसी पुलिस वाले के पास आकर उसे केस के बारे में कुछ बातचीत करता है और उससे पूछता है कि वो कत्ल के वक्त कहाँ था। वो उसकी बंदूक को भी स्मेल करता है, लेकिन उसके बाद जाते हुए वो कहता है एक पुलिस वाला कभी भी हत्यारा नहीं हो सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काना ब्रेटनी को अपनी नानी के घर भेजने की तैयारी कर रही थी क्योंकि अब वो कातिल को जानती है जो कि एक पुलिस वाला है, तो अब उसकी जान को काफी खतरा है और वो उसे कुछ पैसे भी देती है। ब्रेटनी कहती है लेकिन मुझे अपने कमरे से अपना रेजर लेना है, असल में वो मेरे पापा का है। 31 दिसंबर 2000 को हुई थी। मुझे उस रोबोट से बचाते हुए उनके ऊपर दीवार गिर गई थी। उसके बाद काना वो रेजर लेने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन वहीं डिटेक्टिव्स विटनेस ब्रिटनी के घर पूछताछ करने के लिए पहुंचते हैं। तभी चोनो काना को वहां देख लेता है और उसे वहां से जल्दी भागने के लिए कहता है। वो उसे बताते हैं कि हमें विटनेस से पता चल गया है कि असली कातिल कौन है, वो एक पुलिस वाले ही है जिसके मुंह पर एक तिल है। और ये सुनकर चोनो शॉक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ क्रिमिनल्स को वो हेलीकॉप्टर से पानी के बीच एक जगह पर लेकर आते हैं जहाँ हेलीपैड पर भी फ्रेंड का लोगो बना हुआ था। वो उन सब प्रिजनर्स को बताते हैं कि दिसंबर 2000 को टेररिस्ट अटैक से यहाँ का वो ब्रिज उड़ा दिया गया था, इसलिए यहाँ से अब शहर तक पहुंचना नामुमकिन है और हाँ इधर जो भी प्रिजनर आता है वो जिंदगी भर यही रहता है। फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर एक बंदा बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कि वो बंदा एक मांगा आर्टिस्ट है, वही उन दोनों लव कॉमेडी वालों को दोस्त, और वो मासूम और बेगुनाह भी है। फिर वो जेल में अपने रूममेट के साथ लेटा होता है। वो उसे बताता है कि कुछ भी करना, लेकिन ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हें वो अंडरग्राउंड आइसोलेशन सेल में तुम्हें डाल दे। वहाँ जो भी गया आज तक जिंदा वापस नहीं आया। बस एक आदमी है जिसे वो मॉन्स्टर भी कहते हैं और वो 14 साल से वहाँ पड़ा हुआ है। फिर वो उसे पेपर पेंसिल देकर उसे ड्राइंग बनाने को कहते हैं और ये करते हुए उसे वो गार्ड्स पकड़ लेते हैं और नीचे अंडरग्राउंड सेल में ले जाते हैं जहाँ उसकी पेंसिल गिर जाती है और ये देखकर गार्ड्स को गुस्सा आ जाता है और वो उसका हाथ को चलने वाला होता है। तभी साइड के सेल के अंदर से एक नुकीली चीज निकलती है, अंदर से आवाज आती है उसका हाथ छोड़ दो, और गार्ड पीछे हट जाता है। उसके बाद बाकी गार्ड्स आकर उस प्रिजनर को जंजीरों से बांध देते हैं और उस मांगाकाया को उसकी सामने की सेल में डाल देते हैं और उसके सामने वाली सेल के अंदर वही मॉन्स्टर था। नहीं भाई ये वाला नहीं, नाओकी उरासावा है तो इसका मतलब क्या, मांगा तो अलग है ना। गार्ड्स के जाने के बाद वो फिर उस मॉन्स्टर से बात करता है और वो उसे बताता है कि कैसे उसने एक मांगा लिखी थी जिसमें एक बंदे की स्टोरी थी जो जस्टिस के लिए एक बंदे के खिलाफ लड़ता है जो वर्ल्ड डोमिनेशन की प्लानिंग कर रहा था। सब उस हीरो को पसंद करते थे और उसकी मदद करते थे, लेकिन कहानी का ट्विस्ट तब आता है जब सबको पता चलता है कि उनका हीरो ही असल में वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। इस सुनकर वो मॉन्स्टर हंसने लगता है। वो कहता है इसमें हंसने की क्या बात थी,
वैसे मैंने ये मांगा स्टार्ट की थी और इसके पब्लिश होते ही इसे काफी हिट्स मिले, लेकिन उसके तुरंत ही बाद फिर मुझे जेल कर दी गई और फिर यहाँ डाल दिए गए। मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया, मुझे यहाँ से बाहर निकलकर अपनी मांगा कंप्लीट करनी है। मॉन्स्टर कहता है कि 2 हफ्ते में वो तुम्हें यहाँ से उठा कर ले जाएंगे, लेकिन ऊपर तो हालत और खराब है, दूसरे प्रिजनर्स तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। मैंने 14 साल में तुम जैसे बहुत बंदे को मरते हुए देखा। अब वो ये सुनकर डर जाता है। मॉन्स्टर कहता है अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो कहता है मुझे बस बाहर निकालो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन फिर उसकी आवाज आना बंद हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बंदा आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसकी आवाज सुनकर कहता है तुम तो वही मॉन्स्टर हो, लेकिन तुम मेरी सेल में कैसे आ गए? वो उसे दिखाता है कि उसने चम्मच की मदद से जैसे तैसे खोद खाद के यहाँ तक कि एक पहले ही टनल बना रखी है, और फिर वो उसे दूसरा टनल दिखाता है जो उसके सेल से आगे की तरफ सीवर की तरफ जा रहा था और उसे वो अभी खोद कर तैयार कर रहा था। वो उसे कहता है यूकीजी टनल में पेंसिल और पेपर डले हैं, तुम मांगा गया हो ना, तो इस वॉल की एक हूबहू ड्राइंग बना दो। वो उसे बताता है कि उसने उसे बचाया नहीं था, वो हंगामा उसने इसलिए किया था बाहर ताकि वो गार्ड्स तुम्हें इस सेल में डालने से पहले इसे चेक ना करे। वो उसे बताता है कि वो 14 साल से हर 2 हफ्ते में इधर से निकलने की कोशिश करता है, यानी कि 300 से भी ज्यादा बार, और जिसने भी मेरी मदद की वो सब मारे गए। ये सुनकर वो डर तो जाता है, लेकिन यहाँ बैठकर जीने से अच्छा है वो ट्राई करते हुए मर जाए। वो फिर खड़ा होता है और उसे बताता है कि ये है यूकीजी टनल और ये है काना टनल जिसमें से हम बाहर निकलेंगे। वो कहता है जब मेरे दोस्त मेरे को लेटर लिखा करते थे तो वो बताते थे कि उसके नेबरहुड क्रश का नाम भी काना ही है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर शोगन था, यानी कि ओचो। फिर हमें दिखाया जाता है कि काना ओचो के लिए एक लेटर लिखते लिखते सो जाती है। अगले दिन वो घर जाती है अपना सामान लेने के लिए, तभी उसके नेबर आकर उसे बताते हैं कि कुछ देर पहले एक पुलिस वाला आकर तुम्हारे रूम की तहकीकात कर रहा था। वो पूछती है क्या उसके मुंह पर तिल था? वो कहते हैं हाँ। काना समझ गई थी कि अब वो भी फंस चुकी है। वो फिर ब्रेटनी को बताती है कि मेरे नानी के घर पर एक पुलिस वालों के फोन पहुंच गए हैं, अब तुम वहां नहीं जा सकती, हमें कुछ और ही सोचना होगा। फिर वो उससे पूछती है कि चाइनीज गाय ने मरने से पहले कुछ बोला भी था। वो याद करके बताती कि उसने चाइनीज में कुछ कहा था, जिसे फिर काना ट्रांसलेट करती है एसेशन ऑफ पोपे एंड लास्ट वर्ड था पैग्यू, जिसका मतलब फ्रेंड। हम देखते हैं कि काना का पीछा करते हुए वो डिटेक्टिव चोनो भी आकर उनकी बातें सुन लेता है। चैप्टर 61 to 65। उसके बाद काना ब्रेटनी को वहां से भागने के लिए कहती है। चोनो कहता है अरे रुको, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन काना कहती है हमें नहीं पता कि अंदर पुलिस डिपार्टमेंट में कितने लोग मिले हुए हैं। वो फिर भी कहता है प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारी सच में मदद कर सकता हूँ, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरी जबान है। मुझे जानना है ये एसोसिएशन ऑफ पोपे फ्रेंड के बारे में, शायद ये कुछ और बहुत बड़ी चीज है इस मर्डर के पीछे। अरे पोपे जो है ना वो हमें नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ वो एक इन्फ्लुएंशियल और काफी इंपॉर्टेंट आदमी है। तो हम देखते हैं कि रात को वो अपने नाना के दोस्त सॉरी उसके कातिल, उसे नहीं पता है, डिटेक्टिव यामा-सान के घर उनसे मिलने जाता है, जो कि अब चीफ ऑफ पुलिस बन चुका था। वो उसके साथ डिनर कर रहा होता है। अब वो उसे बचपन से जानता था, इसलिए वो उसे सब कुछ बता देता है कि हमारे पास एक विटनेस है और उसने बताया है कि मर्डर होने से पहले ली ने कुछ कहा था पोपे ऑफ एसोसिएशन फ्रेंड। उसके पूछने के बाद भी चोनो उनकी लोकेशन रिवील नहीं करता। उसके बाद उसके जाते हुए यामा सुट्टा मारते हुए कहता है चोनो तुम्हें इतना अपना सर नहीं घुसेड़ना चाहिए था। वैसे इसमें कर भी क्या सकते हैं, आखिर वो चो-सान का पोता जो है जेनेटिक्स। उसके बाद हम देखते हैं कि बाहर वही पुलिस वाला खड़ा होता है और वो उसे कहता है इस बार कुछ गड़बड़ मत करना, मुझे ये लड़का प्योरीफाइड चाहिए। फिर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव चोनो का कलीग उसकी माँ के दिए हुए उसे लकी चार्म्स देता है। उसके बाद वो काना वगैरह के पास जाता है और उन्हें बताता है कि अब तुम सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने एक हाई ऑफिशियल से बात करी है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। काना अब तुम अपनी शॉप पर वापस जा सकती हो, और हाँ ब्रेटनी सान का ख्याल तब तक मैं रखूंगा। उसके बाद काना उसका मोबाइल चेक करती है वो स्विच ऑफ है कि नहीं, और तभी उसे उसके लकी चार्म्स मिलते हैं, जिसके बाद वो फिर एक एक लकी चार्म उन्हें दे देता है। काना दोबारा दुकान पर जाती है। दूसरी तरफ वो सब वहाँ पार्टी करने लगते हैं और फिर चोनो ब्रेटनी के साथ डांस भी करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि काना को उस लकी चार्म में से एक ट्रांसमीटर मिलता है, और तभी हम देखते हैं कि पीछे से ब्रेटनी को एक गन शॉट की गोली पड़ती है और वो ऑन द स्पॉट मर जाती है। हम देखते कि वहाँ वो पुलिस वाला आ गया था, वो उन्हें मार पाता उससे पहले ही पीछे से काना आकर जोर से उस पर पेन से अटैक करती है। तभी चोनो अपनी पिस्टल निकाल कर उस पर हमला करता है, लेकिन हम देखते कि वो तब तक वहाँ से निकल जाता है। काना उसे बताती कि उसके लकी चार्म में वो ट्रांसमीटर प्लांट थे, तुम्हारी वजह से ब्रेटनी मारी गई। और ये सब होने के बाद चोनो
बिल्कुल टूट जाता है। फिर वो किसी गली में छिप कर बैठे होते हैं और फिर वो बताता है कि उसके कलीग ने उसके ये लकी चार्म्स दिए थे, लेकिन उसे पता कैसे चला। इसका मतलब ये मसान भी मिले हुए हैं। काना कहते हैं जो भी है इसके पीछे हमें ये सॉल्व करना होगा, हम हमेशा भाग नहीं सकते। चोनो का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो कहती है मुझे तो लगता था कि तुम एक ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव बनना चाहते हो अपने नाना की तरह। फिर हमें जेल दिखाया जाता है जहाँ उच्चो खुदाई कर रहा होता है और उसके दिमाग में एक ही चीज थी, उसे बाहर निकल कर काना को बचाना है। अब हम फिर से पास्ट में जाते हैं जहाँ केंजी और उसके दोस्त द ग्रेट एस्केप मूवी की बात कर रहे थे। इट्स अ कल्ट मूवी जहाँ कहानी होती है कुछ बंदियों की जो जेल तोड़ कर निकलते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ मूवी का फर्स्ट हाफ देखा था। केंजी कहता है मुझे लगता है सेकंड हाफ में वही वहां से निकल पाएगा जिसको असल में खुद पर विश्वास है कि वो सरवाइव करेगा। अब यही कहानी शोगन प्रेजेंट टाइम में उसे बता रहा था। वो उसे पूछता है तो फिर मूवी के एंड में क्या हुआ, कौन कौन वहां से बाहर निकला। वो कहता है अबे तूने ये मूवी नहीं देखी तो क्या देखा, और इसीलिए अब ओचो के कहने पर अब मैं भी ये मूवी देखूंगा। उसके बाद वो कहता है चलो कोई बात नहीं, बाहर निकल कर देख लेना। वो कहता है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम बाहर निकल भी पाए या नहीं। वो कहता है नहीं, हम बाहर निकलेंगे। केंजी ने कहा था जिसे खुद पर विश्वास रहेगा वही सरवाइव करेगा, और मुझे विश्वास है कि हम दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मसाओ, याद है सबसे बड़ा फैन फ्रेंड का, और वो अभी कुछ क्रिमिनल्स को मेडिटेशन की क्लासेस दे रहा था और वो खुद भी एक क्रिमिनल था। क्लास खत्म होने के बाद फिर उसे चीफ वार्डन बुलाता है और उसे एक काम देता है और कहता है कि लोकेशन है शिंजुकू सिटी में काबुकी एरिया जहाँ उस माफिया ली का भी मर्डर हुआ था। अब जाने से पहले वो एक बंदे से मिलने के लिए नीचे अंडरग्राउंड आइसोलेशन सेल में आता है। अब जैसे ही उसे आवाजें सुनाई देती है कि कोई आ रहा है, वो शोगन को तुरंत बताता है और उसके बाद वो अपने सेल में वापस चला जाता है। मसाओ उससे कहता है मैं काम से बाहर जा रहा हूँ और इस बार मेरा टारगेट तुम्हारी आखिरी होप है। वो समझ जाता है कि वो काना की बात कर रहा है। अब 2 हफ्ते पूरे होते हैं और प्रिजनर 1498 को गार्ड्स वहां से उठाकर उसे ऊपर ले जाने के लिए आते हैं और उन्हें उसकी सेल में कुछ नहीं पता चलता क्योंकि उसने टनल पर वॉल की ड्राइंग बनाकर उस पर चिपका दिए थे। अब वो ऊपर जाकर अपने रूममेट से पूछता है कि यहाँ मिस्टर पोस्ट कौन है। वो बताता है कि वो रहा पीछे, उसे बाहर की अंदर की हर चीज की खबर रहती है। वो उसके पास जाता है और उसे एक पुरानी एक्ट्रेस का टेलीकार्ड देता है जो उसे शोगन ने दिया था, और उसके बदले वो उसे पूछता है नंबर 13 के बारे में, यानी कि मसाओ। उसके बाद सारे क्रिमिनल्स ऊपर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वो पानी के बहाव की डायरेक्शन समझ नहीं पा रहा था। पीछे कुछ बंदे कैचम कैच खेल रहे होते हैं। वो उनसे बॉल मांगता है कैच करने के लिए और जानबूझकर वो कैच छोड़ देता है जिसकी वजह से उनकी बॉल पानी में चली जाती है और उसे वेव की डायरेक्शन का पता चल जाता है। लेकिन फिर वो सब अपनी बॉल की वजह से उसे खूब मारते हैं और वो भी उनके बॉल्स क्रश कर देता है जिसकी वजह से उसे वापस उसी अंडरग्राउंड सेल में डाल दिया जाता है जैसा उसने और शोगन ने प्लान किया था। फिर वो शोगन को इन्फॉर्मेशन देता है जिसके लिए वो ऊपर गया था। वो बताता है कि नंबर 13 शिंजुकू के काबू के इलाके में कहीं जा रहा है और फिर वो ओशन वेव्स की डायरेक्शन भी बताता है। वो कहता है 2 हफ्ते बाद वो फिर से मुझे ऊपर ले जाएंगे और इस बार जिनके मैंने कंचे तोड़े हैं वो मुझे मार ही देंगे। शोगन कहता है फिक्र मत करो, 2 हफ्ते में हम यहाँ से बाहर होंगे। और बस यही ये 15 चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं। अगर तुम नए हो और तुमने मेरी बज़ार की सीरीज नहीं देखी है तो उसे देखने के लिए यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जरूर। ये अंडररेटेड का टैग कब तक लगाकर घूमूंगा, थोड़ा सा कष्ट उठाकर दबा दो वो बटन। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।